हेलो प्यारे दोस्तों, तो आइए आपका बेहद स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। और ये है आपका बहुत ही विश्वसनीय चैनल जिस पर आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वो एकदम ऑथेंटिक होगी और प्रमाणित होगी, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है ब्रिटिश का भारत में साम्राज्य विस्तार, ठीक ना। ब्रिटिशों का भारत में साम्राज्य विस्तार ये टॉपिक रहने वाला है और इसमें यानी कि इसे पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने क्या क्या कराया था वो आपको जानना है। पहला जो एक सेकंड जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था यानी फर्स्ट कर्नाटक वॉर वो हमने करा दिया था, ठीक है ना, जो कि 1746 से 48 तक होता है। और दूसरा भी हमने करा दिया था जो सेकंड कर्नाटक वॉर है वो 1749 और 54 तक होता है। और तीसरा भी हमने करा दिया था। तीसरा कब तक? 1758 से और ये होता है 63 तक, ठीक है ना। तो ये सारे युद्ध हमने करा दिए थे। और जो पहला युद्ध था वो एक्सरा सापले की संधि के माध्यम से वो समाप्त हो जाता है और जिसका कोई परिणाम नहीं रहता है, केवल एक संधि होती है एक्सरा सापल जिसके माध्यम से युद्ध की समाप्ति होती है। दूसरा युद्ध था वो पांडिचेरी की संधि के माध्यम से समाप्त हो जाता है। जो तीसरा युद्ध है वो पेरिस की संधि के माध्यम से समाप्त हो जाता है। और ये सप्तवर्षीय युद्ध था। भारत के अंदर तो 58 में शुरू होता है, परंतु ये यूरोप में 7 वर्षों तक चलने वाला युद्ध था, ठीक ना। तो ये सारी क्लासें हम पढ़ चुके हैं और आपको वो क्लासें देखनी चाहिए थी। तो आज हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, ब्रिटिश का भारत में साम्राज्य विस्तार और यानी एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इसका परिचय पढ़ेंगे। बंगाल, मैसूर और मराठा, पंजाब, अवध विस्तार की नीतिवादी, यानी कि इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और विस्तारवादी जो नीतियाँ थी अंग्रेजों की वो भी हमको देखनी है। सामान्य परिचय में आपको जानना यह है कि 18वीं सदी में भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद में अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है जिनमें 3 भागों में बांट सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वो क्या 3 कारण थे? तो वो 18वीं सदी में क्षेत्रीय शक्तियों का जो उदय होता है उसके 3 भागों में बांट के देख सकते हैं। जैसे नवीन स्वतंत्र राज्य थे जिनकी नींव अलग से नए सिरे से होती है, जिसमें बंगाल, अवध और हैदराबाद, ये 18वीं सदी में नए राज्य बनते हैं, उभर कर आते हैं सामने। बंगाल है जो कि मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में आता है, अवध सादत खां के नेतृत्व में, और हैदराबाद निजाम मुल्क आसफ शाह के नेतृत्व में, जिसे चिनकली खां भी कहते हैं। चिनकली खां एक उपाधि दी थी औरंगजेब ने, ठीक ना। औरंगजेब इसे चिनकली खां के नाम से जानता था, ठीक ना, इसे बोलता था। तो और देखते हैं। और ये मुगलों के कमज़ोर शक्ति से पुनर्निर्मित राज्य थे जो कि पहले भी अस्तित्व में थे, परंतु मुगलों के समय पर ये इनका जो अस्तित्व है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। और मुगलों के कमज़ोर होने के बाद में फिर ये पुनः अपने आप को मजबूत करते हैं और जिसमें मराठा, सिख और राजपूताना जो क्षेत्र है जो कि राजस्थान का वो क्षेत्र आते हैं। मराठा में शिवाजी पेशवा यानी कि, और सिखों में पंजाब जो साम्राज्य है उसकी बात चल रही है जहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह ने इसे मजबूती प्रदान की थी, ठीक है ना। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो जहाँ पर मैसूर हैदराबाद यानी कि मैसूर जिसे हैदराबाद भी बोलते हैं, और यहाँ पर हैदर अली के माध्यम से इसकी स्थापना होती है। और कर्नाटक एक सादतुल्ला खां के नेतृत्व में और त्रावणकोर रियासत है और तंजौर ये रियासतें आज़ाद हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए इसे आप मैप के जरिए से समझ सकते हैं। तो ये है मैप भारत का है और इस मैप में आप देख रहे हैं तो ये सारे क्षेत्र हैं। यहाँ पर है पंजाब, ये है राजपूताना क्षेत्र जो कि पूरा राजस्थान का है, और ये है मराठा क्षेत्र जहाँ पर शिवाजी और पेशवा थे, और ये है हैदराबाद यहाँ पर 1724 में निजाम मुल्क आसफ खां जो कि चिनकली खां भाई औरंगजेब, ठीक ना। यहाँ है कर्नाटक जहाँ पर 3 वॉर होते हैं, कर्नाटक युद्ध, ठीक ना। तो ये सदातुल्ला खां के नेतृत्व में इसकी स्थापना यानी कि इसे एक अलग क्षेत्र में अलग से ये आज़ाद होता है, ठीक है। तो ये है त्रावणकोर और यहाँ पर है मैसूर, ये है बंगाल क्षेत्र। और बंगाल क्षेत्र जैसे आप देख रहे हैं, और बंगाल क्षेत्र में जिसमें आप उड़ीसा और बिहार, पश्चिम बंगाल ये क्षेत्र भी इसमें उस समय थे, ठीक ना। और पूरा बांग्लादेश था, हाँ। तो जो कि उत्तर पश्चिम से जो अटैक होते थे उनसे ये बहुत हद तक सुरक्षित था, ठीक ना, अपने आप को सुरक्षित कर लेता था, ठीक ना। और ये बहुत समृद्ध राज्य था, ठीक ना। ये है अब ये था यहाँ पर अवध, ये क्या है तो आप बताओगे, अवध है ये। तो एक सेकंड रुको, हाँ। तो ये है अवध और ये है रुहेलखंड, ठीक ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे? बंगाल पढ़ेंगे। और बंगाल के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है? सामान्य परिचय। बंगाल मुगलों का प्रांत था और बंगाल नवाब
बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ना, प्लासी का युद्ध पढ़ना, बक्सर का युद्ध पढ़ना, बंगाल में द्वैध शासन कैसे लागू होता है वो पढ़ना है। रॉबर्ट क्लाइव का मूल्यांकन भी करेंगे, क्योंकि ये रॉबर्ट क्लाइव के माध्यम से ही इसका विस्तारवादी नीति है वो चालू होती है। तो चलिए देखते हैं। और डुप्ले की जो विस्तारवादी नीति थी, डुप्ले किसका था, तो फ्रांसीसी था, ठीक है ना। तो चलिए बंगाल का जो परिचय है वो देखते हैं, बंगाल कैसे क्यों महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में समझना चाहिए आपको। बंगाल मध्यकालीन भारत में एक मुगल प्रांत था, जिसके अंतर्गत वर्तमान पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश आता था। बंगाल तत्कालीन भारत का एक अत्यधिक समृद्ध था, जिसके निम्नलिखित प्रमाण है या कारण थे, ठीक है। तो क्या कारण थे जो बंगाल यानी कि इतना समृद्ध प्रांत था मुगलकालीन, ठीक है ना। तो मुगलों के समय पे एक प्रांत था ये, ठीक है, जिसमें जो क्षेत्र थे वो आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, एक सेकंड कलर चेंज करता हूँ, पश्चिम बंगाल और बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है वो इसमें आता था, ठीक ना। और इसमें देखते हैं आप नदियाँ, पहला कारण क्या रहा है इसका, तो नदियाँ अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी हैं। नदियाँ तथा अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी की उपलब्धता के कारण यहाँ खानदान के साथ साथ कपास और नील जैसी वाणिज्य फसलों का उत्पादन भी होता था, ठीक है। तो नील और वाणिज्य फसलों का उत्पादन होता था, जिससे क्या होता था, व्यापार, ठीक है ना, जिससे व्यापार होता था, ठीक है। परिणाम स्वरूप कृषि में अधिशेष उत्पादन होता था, जिसने समृद्ध व्यापार की नींव डाली थी है। यानी कृषि में जो फसल कर रहे थे, तो उनका उत्पादन ज़रूरत के अनुसार ज़रूरत से भी ज़्यादा होता था, यानी अधिशेष उत्पादन होता था, जिससे बंगाल में समृद्ध व्यापार की नींव डाली थी, ठीक है ना। और बंगाल की खाड़ी से लगा होने के कारण हुगली और चिटगांव जैसे बंदरगाहों की उपस्थिति थी यहाँ पर, जहाँ से व्यापार का आवागमन यानी कि आयात और निर्यात होता था यहाँ से, ठीक ना। आयात निर्यात का बहुत ज़्यादा यहाँ उपलब्धता, यानी कि आयात निर्यात बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था, ठीक ना। और बंगाल अपेक्षाकृत अगर देखें तो बंगाल अपेक्षाकृत सुरक्षित राज्य था, क्योंकि यह उत्तर पश्चिम से होने वाले विदेशी आक्रमणों से अपने आप को सुरक्षित रखता था, यानी कि विदेशी आक्रमण से बहुत हद तक ये सुरक्षित था, ठीक है ना। जैसे विदेशी आक्रमण करते थे तो बंगाल तक पहुंचने में उन्हें काफ़ी समय लगता था, तब तक ये बंगाल अपने आप को सुरक्षित कर लेता था, ठीक ना। चलिए और चौथा कारण क्या रहा है इसका, तो चौथा कारण ये है, इस क्षेत्र में अत्यंत कुशल कारीगरों की उपस्थिति थी, यानी कि यहाँ पर जो कारीगर थे वो काफ़ी कुशल थे, यानी उनके अंदर स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी थी उनकी, जिससे वो बहुत कुछ निर्माण कर सकते थे, और जिसके कारण यानी कि और व्यापारिक समृद्धता थी, और जिस कारण से ब्रिटेन द्वारा संपूर्ण एशिया का 60% व्यापार सिर्फ बंगाल से किया जाता था। यानी कुशल कारीगरों के कारण और व्यापारिक समृद्धता के कारण यहाँ पर जो इनका जो व्यापार होता था, जो पूरे एशिया के अंदर केवल 60% अकेले कहाँ से, तो बंगाल से व्यापार होता था, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखें तो यानी यही कुछ कारण थे, इन्हीं के कारणों के चलते अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना केंद्र बनाकर वहाँ आधुनिक प्रशासन तथा शिक्षा की नींव डाली थी, ठीक है ना। तो यही चीज़ देखकर अंग्रेजों को लालच आ गया, और अंग्रेजों ने फिर उपरोक्त कारणों के चलते अंग्रेजों ने बंगाल को अपना केंद्र बनाया, ठीक है, और केंद्र बनाकर आधुनिक प्रशासन, यानी कि जो वहाँ पर परंपरागत रूप से राजाओं का यानी कि नवाबों का प्रशासन चल रहा था, उसे समाप्त करने के लिए आधुनिक प्रशासन की नींव डालते हैं, शिक्षा की नींव डालते हैं, जिससे कि बंगाल के मध्यम वर्ग की प्रेरणा लेकर और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आधार तैयार किया, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी। तो चलिए इसका जो सेकंड है, ऐसा हम देखें बंगाल के नवाब। तो सेकंड पार्ट में हमको क्या देखना था, बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ना है। तो ये है बंगाल कहाँ कितने राज्यों से मिलकर बना है, कैसे बना है। तो इसमें एक तो पूरा बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा है। बंगाल के अंदर की अगर हम बात करें तो बंगाल में देखो क्या क्या आता है, तो एक तो पश्चिम बंगाल है और एक पूरा बांग्लादेश है, जिसे बोलते थे पूर्वी बंगाल, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, पूर्वी बंगाल है। जब भारत आज़ाद हुआ था और भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तो उस समय ये बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है ना। तो जहाँ पर क्या होता है बंगाल में क्या होता है, बंगाल का प्रशासन, तो उस समय जब बंगाल का प्रशासन कौन कर रहा था, ठीक है, मतलब किसके अंडर में था, तो आप बताओगे मुगल प्रांत था ये। और यहाँ पर बादशाह औरंगजेब था। तो जब बादशाह औरंगजेब था तो उस समय यानी कि भारत का बादशाह कौन था, तो औरंगजेब था। तो उस समय बंगाल में दो प्रकार की व्यवस्था बनाई गई थी, एक था सूबेदार, दूसरा था दीवान, ठीक है, सूबेदार और दीवान। तो सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था औरंगजेब के समय पर, तो आप बताओगे अजीम उसान, ठीक है ना,
अजीम उसान को सूबेदार नियुक्त किया गया था और वहीं दीवान मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया गया था। बाद में क्या होता है, जब बाद में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, उसके बाद में फर्रुखसियर ने सूबेदार को सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, फर्रुखसियर ने इसे सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है ना। अब सूबेदार का काम खत्म हो जाता, यानी दीवान का काम खत्म करके इसे सूबेदार नियुक्त कर देता है। और बंगाल में फिर वंशानुगत शासन स्टार्ट हो जाता है। अब जब सूबेदार ये नियुक्त हो जाता है तो उसके बाद में अब यहाँ पर शासन है वो कैसा होता है, वंशानुगत शासन चालू हो जाता है, जिसमें आप देखेंगे तो पहला बनता है मुर्शिद कुली खां, उसके बाद अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुद्दौला और क्या नाम है इसका, मुबारक उद्दौला। ठीक है, जो कि 1770 से 75 के बीच में ये रहता है। ठीक है, बंगाल के नवाबों के बारे में अगर आपको जानना है तो ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले ये नवाब है जिसका नाम है मुर्शिद कुली खां। कौन है, मुर्शिद कुली खां। तो औरंगजेब के शासनकाल में ये दीवान था, तो ये बात नोट करनी। और जो फर्रुखसियर आ जाता है, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा इसे बंगाल का इस फर्रुखसियर के द्वारा नियुक्त बंगाल का, यानी कि उसे बंगाल का अंतिम सूबेदार तथा बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक भी इसे मानते हैं। मुगलों को अति निम्न मात्रा में वार्षिक कर दिए जाते थे। ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं, तो ये है ना मुर्शिद कुली खां। हाँ, तो किसकी बात चल रही है, मुर्शिद कुली खां। औरंगजेब के शासनकाल में कौन था, तो ये एक दीवान था। हाँ, जब दीवान था तो उसको औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, अब बादशाह बन जाता है। मुगल बादशाह कौन होता था, फर्रुखसियर होता है। और फर्रुखसियर के द्वारा इसे बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया जाता है, यानी कि इसे एक तरह दीवान नियुक्त कर दिया जाता है, सॉरी सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है और सूबेदार बना दिया जाता है। और ये अंतिम सूबेदार होता है। तो बंगाल को फिर क्या करता है, और ये अंतिम सूबेदार होता है। अंतिम सूबेदार कौन होता है, तो मुर्शिद कुली खां होता है। और ये बंगाल को स्वतंत्र करता है। ठीक है ना, स्वतंत्र करता है और राज्य का संस्थापक बनता है ये बंगाल राज्य का। और परंतु मुगलों को अति निम्न मात्रा में ये कर दिए जाते थे। और ये कर भी देता था क्योंकि मुगलों के अंडर में था ये, और कर ये बहुत ही ज़्यादा कम देता था। ठीक है ना। और कर इसलिए देता था ये, ताकि ये दर्शाता था कि हम मुगल दरबार में हम उसके राज्य हैं। ठीक है ना, ताकि भविष्य में अगर कभी आक्रमण वगैरह होता है तो मुगल इनकी सहायता कर सकें, इसलिए ये कर वगैरह भी देता था। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि वो परंपरा बनी रही थी उस समय से ही। ठीक है, मुगलों के टाइम से ही, क्योंकि ये उसका राज्य था मुगलों का, तो इसलिए परंपरा बनी हुई थी पहले से ही कि यानी कि बंगाल एक राज्य के तौर पर था, तो बंगाल से कर आता था मुगलों के लिए। ठीक है, जैसे मुर्शिद कुली खां बनता है नवाब वहाँ का, तो ये कम कर देता है, बहुत कम। ठीक है ना, और अपने आप को धीमे धीमे करके फिर मुक्त कर लेता है। ठीक है, अपने राज्य को। है, निम्न सुधार होते हैं बंगाल में जिससे बंगाल समृद्ध बनता है। तो आप वो सुधार देखिए, निम्न सुधारों के द्वारा बंगाल को समृद्ध बनाया गया। ठीक है, जमींदारों के विद्रोह, जिसमें गुलाब मोहम्मद, उदय नारायण, ठीक है, इनको महत्वपूर्ण नाम, यानी कि दो महत्वपूर्ण हैं, को कम करने हेतु, ठीक है, जमींदारों के विद्रोह को कम करने हेतु राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की जाती है। ठीक है ना। तो पहले राजधानी कहाँ थी इसकी, ढाका थी, जो कि बांग्लादेश में है। और वहाँ से फिर कहाँ जाती है, मुर्शिदाबाद में। ठीक है ना, मुर्शिदाबाद राजधानी आ जाती है। इसमें और क्या होता है सुधार में, छोटे जमींदारों से भूमि लेकर खालसा भूमि में परिवर्तित किया। यानी खालसा भूमि कहते हैं सरकारी भूमि को, यानी कि छोटे छोटे जो जमींदार थे उनसे भूमि लेकर उनकी भूमि को सरकारी भूमि में तब्दील कर दिया था। ठीक है, किसानों हेतु ऋण की, यानी कि तबाकी ऋण बोलते हैं, तबाकी ऋण की व्यवस्था की गई। किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था की गई थी। इजारेदारी व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया, यानी कि जो ठेके पर भू राजस्व वसूलना था, यानी कि एक व्यक्ति को ठेका दे दिया जाता था, जिससे कि वो जितने बड़े जो के काश्त मतलब खेती करने वाले लोग थे उनसे यानी कि भू राजस्व वसूलता था। ठीक है ना, जो भी भूमि पर खेती करेगा उससे क्या वसूलेगा, भू राजस्व। ठीक है, तो ये उसको और ज़्यादा मजबूत करता है, जिसे बोलते हैं इजारेदारी। ठीक है, इजारेदारी व्यवस्था को मजबूत करता है। अंग्रेजों के जो शाही फरमान है, देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, अंग्रेजों के जो शाही फरमान से समस्या होने के बाद भी विरोध नहीं किया इसने। ठीक है ना, अंग्रेजों को जो शाही फरमान दिया गया था फर्रुखसियर के द्वारा, तो उसका ये विरोध नहीं करता है। ठीक है, और शाही फरमान के दुरुपयोग को नज़रअंदाज भी करता है, क्योंकि वो लोग शाही फरमान उन्हें मिल जाता है व्यापार करने का अंग्रेजों को, जो कि हमने पिछली क्लास में बताया था। तो जिस कारण से, और परंतु ये उसका विरोध नहीं करता है बंगाल के अंदर। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। और शाही फरमान का अंग्रेज बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं और इस दुरुपयोग को ये नज़रअंदाज कर देता है। ठीक है,
अगर नज़रअंदाज नहीं करेगा तो फिर उनसे लड़ाई होगी तो बंगाल हाथ से निकल जाएगा, इसलिए, ठीक है ना। उसके बाद 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है। 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है, उसका पुत्र सरफराज खां बंगाल का नवाब बनता है, ठीक है ना। तो ये फिर क्रम चलता रहता है, और जैसे आप देख रहे हैं तो ये क्रम से लगा रखे हैं। मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन है, सरफराज और अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम और नजमुद्दौला, और लास्ट कौन है ये, मुबारक उद्दौला 1775 में ये अंतिम होता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद तो दूसरा देखते हैं। अब अगला जो नवाब है अलीवर्दी खां, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है, सरफराज को 1740 में गिरिया के युद्ध में ये पराजित करता है और बंगाल का नवाब बनता है उसके बाद, ठीक है। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, अब उस समय मुगल बादशाह भी चेंज हो जाता है, और कौन होता है, तो मुगल सम्राट कौन है, मोहम्मद शाह से पद की स्वीकृति लेने के बाद राजस्व भेजना बंद कर देता है, ठीक है। वहाँ से ये पद की स्वीकृति ले लेता है, यानी कि मैं यहाँ का नवाब बन चुका हूँ, ये बता देता है मुगल बादशाह को, और कह देता है मैं यहाँ का क्या बन चुका हूँ, नवाब बन चुका हूँ। अब उसके बाद में फिर जो राजस्व भेजा जाता था, भूज राजस्व, अब उसे भेजना कर देता है बंद, और उसके बाद में अपने राज्य को स्वतंत्र बनाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं अंग्रेजों का विरोध ये भी नहीं करता है। अंग्रेजों द्वारा शाही फरमान का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर, फिर भी ये अंग्रेजों का ये भी विरोध नहीं करता है। 15 वर्षों तक मराठा संघर्ष में व्यस्त, अंततः मराठाओं को उड़ीसा दिया, ठीक है। यह 15 वर्षों तक मराठाओं से युद्ध करता है, और जब उनसे नहीं पटरी खाती है तो फिर उड़ीसा जो राज्य था वो फिर मराठा ले लेते हैं, ठीक है ना। उड़ीसा राज्य को मराठाओं को फिर ये दे देता है, ठीक है ना। इसमें प्रमुख कथनों के बारे में आपको ये पढ़ना चाहिए, ये कुछ कथन हैं, तो इतिहासकार ने जो कथन दिए हैं उन्हें आपको पढ़ना चाहिए। अंग्रेजों की तुलना किससे की गई, तो मधुमक्खी के छत्ते से करते हुए कहा है एक इतिहासकार ने, यदि उन्हें छोड़ दिया जाए तो वो शहद देंगे, यदि उन्हें छेड़ दिया जाए तो वो काट कर मार डालेंगे, ठीक है ना। ये ऐसा कौन कहता है, तो अलीवर्दी, यानी कि ये ऐसा कौन कहता है, तो अलीवर्दी खां के ये कथन है, ठीक है ना। तो अलीवर्दी खां ने शुजाउद्दौला को यह सलाह दी, ठीक है। और इसके बाद जो शुजाउद्दौला बनता है, तो अलीवर्दी खां ने शुजाउद्दौला को यह सलाह दी कि वो अंग्रेजों पर कभी भी विश्वास ना करे, और जैसे ही मौका मिले तो बंगाल से उन्हें निकाल दे, ठीक है ना। तो ये सलाह दी थी किसने, अलीवर्दी खां ने शुजाउद्दौला को। इस समय धरती पर यानी कि अब कह सकते हैं, इस समय धरती पर लगी आग को बुझाना भी कठिन है, यदि समुद्र भी आग की लपटें निकालने लगे तो उन्हें कौन शांत कर सकेगा, ठीक है। ये भी इसी का कथन है, और इनमें ज़्यादा ना पढ़ते हुए नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट जो शासक है बंगाल का वो है शुजाउद्दौला। अलीवर्दी खां के बाद फिर बनता है शुजाउद्दौला, जो कि 1756 से 57 तक रहता है। अलीवर्दी खां के बाद में उसकी छोटी बेटी का जो बेटा था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, ठीक है, ये नवाब बनता है। और सिराजुद्दौला का जो विरोध करता है, तो विरोध में कौन कौन है, उसकी मौसी थी जिसका नाम था मौसी घसीटी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, मौसी घसीटी। और इसके बाद में इसको भी ये घसीट कर मारता है, ठीक है ना, मौसी घसीटी है। और राजा वल्लभ ये मंत्री था, और कृष्ण वल्लभ भी था। शौकत जंग जो कि पूर्णिया का गवर्नर था, और मीर जाफ़र जो कि सेनापति था, और अमीर चंद सेठ जो कि एक बैंकर था, और जगत सेठ ये एक व्यापारी था, बंगाल का सबसे बड़ा व्यापारी था, यानी कि इसके पास में सबसे ज़्यादा संपत्ति थी। और राम दुर्लभ ये एक दीवान था, ठीक है ना। और ये सभी के सभी इसके विरोध में होते हैं, ठीक है, ये सभी के सभी इसके, यानी कि इसका जो पूरा मंत्रिमंडल और इसका जो पूरी राज्यसभा थी वो सभी इसके विरोध में थी, ठीक है ना। सभी लोग इसका विरोध करते हैं, परंतु इसके सामने नहीं है। और सिराजुद्दौला का कासिम बाजार व फोर्ट विलियम पर आक्रमण करता है जून 1756 में, ठीक है ना। सिराजुद्दौला कासिम बाजार व फोर्ट विलियम जो कि कलकत्ता में ये आक्रमण करता है जून 1756 में। कारण क्या था, सिराजुद्दौला के आज्ञा के बिना अंग्रेजों ने कलकत्ता का किलेबंदी कर दी थी, ठीक है ना। होता यूँ है कि दोस्तों, जब कलकत्ता की किलेबंदी कर देते हैं और आज्ञा नहीं लेते हैं, क्योंकि कलकत्ता जो पूरा बंगाल है ना वो इसी के क्षेत्र में था। जब इसकी आज्ञा उन्होंने नहीं ली और बिना आज्ञा के ही अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलेबंदी कर दी, तो ये बात इसे लगी बुरी और इसने उस पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। दूसरी बात यह है, फर्रुखसिर द्वारा 1717 में जो दस्तक दी गई थी, यानी शाही फरमान दिया गया था,
का अंग्रेजों द्वारा बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा था। ठीक है, जैसा कि पिछले 2 शासकों जो कि अभी हमने देखा, अलीवर्दी खां और सिराज, उनके माध्यम उनके समय में भी अंग्रेज इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे थे। सिराजुद्दौला का विरोध राजबल्लभ और कृष्ण वल्लभ को, ठीक है, सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे राजबल्लभ और कृष्ण वल्लभ को अंग्रेजों द्वारा शरण दी जाती है। ठीक ना, तो अंग्रेज इन्हें दोनों को शरण देते हैं। ठीक है, सिराजुद्दौला यानी कि अंग्रेज किस किस को शरण देते हैं, तो राजबल्लभ को, कृष्ण वल्लभ को, दोनों ही सगे भाई थे, इन दोनों को शरण दी जाती है। और ये भी बात इसको बहुत ज़्यादा बुरी लगती है क्योंकि ये इसके विरोधी थे और ये इनको मारना चाहता था, परंतु अंग्रेजों ने इन्हें शरण देकर बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी। प्रभाव ये रहा कि 17 जून 1756 में नवाब द्वारा कासिम बाजार की अंग्रेजी बस्ती पर हमला हो जाता है। जून 1756 में नवाब का फोर्ट विलियम पर भी आक्रमण हो जाता है। गवर्नर ड्रैक, जो कि वहाँ का अंग्रेजी गवर्नर था, तथा अन्य जो अंग्रेज थे फुल्टा द्वीप भाग जाते हैं। मौसी घसीटी ने भी अंग्रेजों की मदद की, यानी कि इसकी मौसी घसीटी थी वो भी अंग्रेजों की मदद करती है और उनको सभी को कहाँ पर ले जाते हैं, फुल्टा द्वीप, जो कि बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है ना, तो वहाँ से इन सभी को, यानी कि ये आक्रमण करता है कासिम बाजार पर और जो फोर्ट विलियम पर, तो वहाँ से अंग्रेज सभी के सभी भाग जाते हैं इसके डर के में। और जो मदद करती है तो इसके जो साथी थे, जिसमें बेगम घसीटी यानी इसकी मौसी बेगम घसीटी, ये उसकी मदद करती है और राजबल्लभ ये भी इसकी मदद करते हैं अंग्रेजों की। और फिर ये इन सभी को ले जाकर कहाँ पर छिपाती है, तो फुल्टा द्वीप पर ये भाग जाते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है। और चलिए ये है नेक्स्ट में है। और 20 जून 1756 को, ठीक है, 20 जून 1756 को कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा जाता है। ठीक है, अब ये नाम चेंज कर देता है अलीवर्दी खां। ठीक है, तो यानी कि अलीवर्दी खां के नाम पर यहाँ अलीनगर रखा जाता है। और हॉलवेल द्वारा कालकोठरी की घटना का वर्णन किया जाता है। ठीक है, हॉलवेल द्वारा कालकोठरी घटना, यहाँ पर एक कालकोठरी घटना थी जिसका वर्णन किया जाता है। इसे मैं आगे अभी बताने वाला हूँ। कालकोठरी जो घटना थी जिसमें 146 लोग एक कमरे में बंद कर दिए जाते हैं, 14/18 के कमरे में, और जिसमें से 123 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और गर्मी का महीना होता है, जून का महीना। ठीक है, जून जुलाई के महीने में, और भीषण गर्मी के कारण उनकी घुट घुट के मौत हो जाती है। ऐसी घटना थी, इसमें बताया गया है। ठीक है ना, और अद्भुत अक्टूबर 1756 में सिराज ने शौकत जंग की मानहानि के युद्ध में पराजित कर देता है। ठीक है, पराजित किया। तो ये थी कुछ बातें। और इसके बाद अलीनगर की संधि होती है अंग्रेजों के बीच में और इसके बीच में। ठीक है ना, तो पक्ष कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज था, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। ठीक है, कारण क्या था, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में पुनः अधिकार हो जाता है। ठीक है, और मुख्य प्रावधानों में अब बताओगे मुख्य प्रावधान क्या क्या थे, तो दस्तक का पुनः प्रयोग होता है। ठीक है, पुनः अनुमति मिल जाती है इसकी, जिससे ये बंद करने की कोशिश करता है। और अंग्रेज कलकत्ता की किलेबंदी अपनी इच्छा अनुसार करेंगे, ये बात भी इसमें लिख दी जाती है। ठीक है ना, अंग्रेजों को अपने सिक्के डालने का अधिकार होगा। और नवाब ने क्षतिपूर्ति के रूप में 3 लाख रुपए अंग्रेजों को दिए। ठीक है ना, यानी कि जो इसमें बहुत ज़्यादा आरोप लगाया जाता है नवाब के ऊपर, और नवाब इन्हें फिर जो क्षतिपूर्ति होती है युद्ध के कारण, और जिसका भुगतान भी नवाब के द्वारा किया जाता है 3 लाख रुपए देकर। ठीक है ना, और नोट करने वाली यहाँ पर बात कुछ और भी है। और कालकोठरी की जो बात मैं बताने वाला था, हॉलवेल ने जो लिखा है, तो एक अंग्रेजी इतिहासकार हॉलवेल, तो वो क्या लिखता है, मिस्टर हॉलवेल ने क्या क्या लिखा था वो पढ़ना है। तो अलाइव द वंडर नाम से एक पुस्तक है, अलाइव द वंडर नाम से। इस पुस्तक में उसने जो जिक्र किया है उसके अनुसार 146 अंग्रेजों को कैदियों को, यानी 146 अंग्रेज कैदियों को नवाब के आदेशानुसार 18 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी 10 इंच चौड़ी, यानी 14 फीट 10 इंच चौड़ी एक अंधेरी कोठरी में है, यानी जिसमें लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसमें 20 जून 1756 को, सोचो 20 जून को कितनी गर्मी होगी है, 1756 को रात को बंद कर दिया गया था। ठीक है ना, कितने लोग हैं, तो आप बताओगे 146 लोग थे, उन्हें बंद कर दिया जाता है। और जून की गर्मी के कारण 21 जून 1756 को वो सुबह खोलते हैं, तो उसमें देखते हैं कि 123 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें से 3 ही लोग बचते हैं। 146 लोग हैं, कहाँ है, 146 लोगों को बंद कर दिया जाता है, जिसमें से 123 लोग मर जाते हैं और 23 बचते हैं। केवल कितने बचते हैं, 23 हैं। तो दम घुटने से मर जाते हैं और केवल 23 व्यक्ति ही शेष बचते हैं, जिन्हें नवाब ने बाद में अंग्रेजों को वापस कर दिया कि जाओ अब अपने अंग्रेजों के पास में। ठीक है ना, तो
123 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में केवल 23 लोग बचते हैं, जिन्हें जो नवाब है वो वापस भेज देता है अंग्रेजों के पास में। परंतु आधुनिक इतिहासकार इस घटना की सत्यता में विश्वास नहीं करते हैं। अंग्रेजों ने इस घटना का बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। संभवतः उनका लक्ष्य सिराजुद्दौला को क्रूर नवाब के रूप में सिद्ध करना था, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजों की जो नीति थी वो यही थी कि जो मतलब शासन जिन पे ठीक से नहीं चलाने आता है तो उनका शासन हड़पना है, ठीक है। तो जिसके चलते तो अंग्रेजों का लक्ष्य यही था कि इतिहास में जो सिराजुद्दौला को एक क्रूर नवाब के रूप में सिद्ध करना था। इसके चलते उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर ये बात बोली होगी, ठीक है ना। तो ये बातें थी। और जो अपने यहाँ के आधुनिक इतिहासकार हैं इस घटना का सत्य से कोई संबंध नहीं जानते, मतलब कोई भी इसकी जो सत्यता है उसमें विश्वास नहीं करते हैं। तो जो जो हॉलवेल है, तो हॉलवेल के अनुसार यह कथन कहा गया है, ठीक है। हॉलवेल ने जो ये किताब लिखी थी उसके अनुसार ये कथन है। तो जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात नोट करनी है। अंग्रेजों का षड्यंत्र और क्या कह रहे हैं वो षड्यंत्र समझिए। कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रिटिश है, तो उनका जो षड्यंत्र था उसको आपको समझना चाहिए। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अलीनगर की संधि के बाद भी बंगाल पर अंग्रेजों की आधिपत्य स्थापित करने हेतु नवाब के दरबारियों के से संधि करके सिराज के विरुद्ध षड्यंत्र चाहता, ठीक है। जब संधि हो जाती है, अलीनगर की संधि है, और उसके बाद भी अंग्रेज और दूसरी संधि करते हैं उनके जो नवाब के जो दरबारी थे उनके बीच में। तो नवाब के साथ में जो संधि होती है उसके बाद भी अंग्रेजी लोग उनके दरबारियों के बीच में संधि करते हैं और षड्यंत्र रचते हैं नवाबों के विरुद्ध में, ठीक ना। तो ये है दूसरा पॉइंट। क्या है? तो दूसरा पॉइंट ये है, अमीर चंद ने क्लाइव से नवाब के खजाने से धन का 50% और 30 लाख रुपए कमीशन के रूप में लेना तय किया था। इससे संधि हो जाती है। यानी कि कितना बड़ा छल कपट चल रहा था। हाँ, तो अमीर चंद, नाम ध्यान रखना, अमीर चंद ने क्लाइव से नवाब के खजाने से 50% धन का 50% लेने का वादा मतलब वो किया था, यानी कि तय करता है, और 30 लाख रुपए कमीशन के रूप में लेना तय करता है। जो भी धन है नवाब के खजाने का, जो भी धन है उसका 50% किसे चाहिए? अमीर चंद को, और साथ ही साथ 30 लाख रुपए कमीशन के रूप में चाहिए। तो ये भी संधि कर लेता है। और उसके बाद प्लानिंग सारी होती है नवाब को हटाने की, मारने की, ठीक है ना। तो ये सारी प्लानिंग की जाती है जिस पर और अंग्रेजी सरकार को ये सौंपना होता है, ठीक है ना। तो अंग्रेजों का इस पर पूरी तरह से आधिपत्य करने के लिए तो अंग्रेज लोग जो उसके दरबारी थे उनसे भी संधि कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये था कुछ, तो ये कुछ धोखेबाज थे हैं। और नेक्स्ट देखते हैं तो ये क्या है। क्लाइव अमीर चंद को इतना धन नहीं देना चाहते था, ठीक है। तो क्लाइव के बारे में इस लिखा है। तो क्लाइव अमीर चंद को, जो कि एक व्यापारी था, सेठ था, तो इसे धन देना नहीं चाहता था इतना। अतः उसने मीर जाफर से होने वाली संधि के 2 पत्र वास्तविक तथा दूसरा जाली तैयार किया, ठीक है। पत्र तैयार करवाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो क्लाइव अमीर चंद को इतना धन नहीं देना चाहता था। अतः उसने मीर जाफर से होने वाली संधि के 2 पत्र, एक वास्तविक तथा दूसरा जाली तैयार कराया। और सफ़ेद कागज़ पर लिखा हुआ संधि पत्र वास्तविक था तथा लाल कागज़ पर लिखा हुआ जो था वो जाली था, ठीक है। तो 2 तरह के ये पत्र बनाता है, एफिडेविट बनवाता है और क्लाइव। तो उसमें केवल एक सफ़ेद था जो कि वास्तविक था, और लाल पर जो लिखा था वो अवास्तविक यानी कि जाली था, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है। और वास्तविक पत्र पर मीर जाफर ने अंग्रेजों को निम्नलिखित सुविधाएं देने का वचन दिया था, ठीक है। तो वास्तविक पत्र पर ये सुविधाएं ले लेता है। तो कौन कौन सी सुविधा होती हैं? तो कंपनी को हर प्रकार का व्यापारिक सुविधा दी जाएगी, ठीक है। जो वास्तविक पत्र है यानी सफ़ेद कागज़ की बात चल रही है, जो सफ़ेद कागज़ है उसकी बात चल रही है, ठीक है। कलकत्ता पर वो उनका पूरा अधिकार मान लेगा, ठीक है। दूसरी बात, ढाका और कासिम बाजार में दुर्ग निर्माण करने का अधिकार मिलेगा। कंपनी को कलकत्ता के पास 24 परगनों की जमींदारी मिलेगी और क्लाइव और कंपनी के अन्य पदाधिकारियों को पर्याप्त धन देगा, ठीक है ना। तो ये इससे यानी कि जो वास्तविक पत्र था उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं और सौदा हो जाता है, संधि हो जाती है जिसके माध्यम से, ठीक है। और क्लाइव और कंपनी के अन्य पदाधिकारियों को पद यानी पर्याप्त धन देगा, ये बात भी इसमें हो जाती है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं और
के.एम. पणिक्कर ने जो क्या कहा है वो उसके बारे में सुनते हैं। और तो ऐसा जो इस संधि के बारे में के.एम. पणिक्कर कहते हैं वो क्या कहते हैं, तो उन्हें आपको समझना चाहिए। और यह है एक कथन के.एम. पणिक्कर का, तो जिसमें उन्होंने कहा है ऐसा सौदा था जिसमें बंगाल का जो संधि हुई थी, इसमें ऐसा सौदा था जिसमें बंगाल के सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब और नवाबी को अंग्रेज़ों के हाथों बेच दिया। जो नवाब और नवाबी को यानी अंग्रेज़ों के हाथों बेच दिया था, ऐसा ये सौदा था। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें, यानी कि जो दो तरीके के जो पत्र थे, यानी कि दो कागज़ बनवाए थे, एक सफ़ेद एक लाल। लाल जाली कागज़ था और सफ़ेद ओरिजिनल था। ठीक है, ओरिजिनल वास्तविक था। जिस पर वास्तविक पर जो कागज़ था और जैसे मीर जाफर ने उसे जो कागज़ था सफ़ेद उस पर साइन करवा लेता है, जिससे वो ये मांगे रखता है, अंग्रेज़ों ये मांगे रखते हैं उनके सामने, मीर जाफर के सामने, तो उसे वो स्वीकार करता है। और जो उसे अंग्रेज़ों को देना होता है तो वे लाल कागज़ पर बात रखते हैं अपनी, जो कि इनके जो सेठ थे, यानी कि इसके बारे में आप जान सकते हैं, जैसे कि जो बंगाल के जो सेठ थे और उनके साथ में जो संधि होती है वो लाल कागज़ के साथ में होती है। ठीक है ना, तो जो कि फर्जी था। हाँ, तो ये थी आज की कुछ बातें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और नई क्लास के साथ में कल आएंगे, और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपका दोस्त लाता रहूँगा ऐसी नई वीडियो के साथ में। तो चलिए आप अपना ख्याल रखना है। ठीक है ना।